अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। पिछले 2-3 दिन से डेफिनेटली एक फील गुड फैक्टर आया हुआ है पाकिस्तान की मईशत में। जब से वो 3 बिलियन का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ तो एकदम हमने देखा डॉलर में बड़ा ड्रास्टिक फॉल हुआ, 10-12 रुपये गिरा। स्टॉक मार्केट अनप्रेसिडेंटेड चढ़ गई 2 दिन पहले। 2 दिन से अब ये देख रहे हैं आज डॉलर फिर 2 रुपये वापस चढ़ा। स्टॉक मार्केट अगरचे अप एंड डाउन हो रही है लेकिन 43,000 के इंडेक्स के ऊपर ही है। 43,000 टू बी प्रिसाइज, 43,899 था पहले दिन जब वो 3 को क्लोजिंग हुई। आज 550 पे है, 43,552। तो अगरचे तो उससे कम है लेकिन 43 से ऊपर है। दिस इज़ अ गुड पार्ट। फिर आज मच टॉक्ड अबाउट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसका भी आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। उसके बाद बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एहसन इकबाल साहब ने, उस पर भी उन्होंने 5 प्रायोरिटी एरियाज, ये अच्छी बातें, गुड थिंग्स। लेकिन चीज़ें क्या है कि क्या ये ड्रॉप इन द बकेट है? ठीक है, आजकल के लिए हालात तो बड़े अच्छे हैं लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा? इज़ दिस इनफ? क्योंकि आपको याद है कि जब एग्रीमेंट नहीं हो रहा था तो अचानक हमें पूरा गवर्नमेंट ने पूरी एक माहौल बना दिया। देखें जी, सऊदी अरेबिया आ रहा है, ईरान आ रहा है, यूएई आ रहे हैं और जनाब आप देखेंगे अगले 5-7 साल में 10 साल में 111 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इस साल 10 बिलियन आ जाएगी। इन द मीन टाइम हो गया IMF, तो वो सारी बातें पीछे हो गई। अल्लाह करे सब कुछ हो जाए। लेकिन हमारा आज का इशू ये है, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, आने वाले दिन क्या होंगे? क्योंकि आज मेहताब हैदर ने भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट की है, बड़ा क्रेडिबल इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि IMF ने जो कैलकुलेशन की है कि पाकिस्तान को आने वाले 3 सालों में 91.5 बिलियन डॉलर्स चाहिए, फंड रिक्वायरमेंट है अगले 3 साल के अंदर। और जो एग्रीड प्रोजेक्शन है उनके मुताबिक जो IMF और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान में तयशुदा हुई है वो चीज़ कि ये जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं, ग्रोस फाइनेंसिंग नीड्स, ये 28 बिलियन ये 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में चाहिए। दीज आर बिग नंबर्स। अगर अल्लाह करे जो इन्वेस्टमेंट्स की गवर्नमेंट बात कर रही है वो अगर आ भी जाती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स तो आएंगी, शायद 200-300 मिलियन डॉलर्स आपको अप फ्रंट कुछ पेमेंट्स हो जाएं पोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट वाले प्रोजेक्ट में। लेकिन जब आप बात करते हैं जी रिफाइनरी वगैरह, वो 3-4 साल में स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एकदम पैसे नहीं आने। लेकिन हमें चाहिए जो पैसे हमने पे आउट करने हैं वो हमारे टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं, उसका क्या होगा? जो कह रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया है पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि जी हमने बड़ी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी और हम इन्फ्लेशन नीचे ले आएंगे। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट 22 पे ले गए, तकरीबन 80% सारा पैसा सरकार ले जाती है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं, तो अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी कैसे होगा? ये बड़ी ही डिसमल पिक्चर्स हैं। लेकिन इसमें जाने से पहले आज की 2 मेन खबरें डिस्कस कर लें। एक तो हमें कुछ आइडिया हो रहा है थिंग्स टू कम इलेक्टोरल सीन पे। आज गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, इलेक्शन होना था चीफ मिनिस्टर का, तो फिर पहले पता लगा 2:30-3 बजे पूरी पुलिस के जत्थे आ गए, असेंबली सील हो गई। फिर जनाब एक केस फाइल हुआ था तो उस पर जो अपेलेंट कोर्ट है उसने रोक दिया इलेक्शन आज, और 72 घंटे दिए हैं उन्होंने जज साहब ने कि जी स्पीकर साहब हमें शेड्यूल दें, अनाउंस करें इलेक्शन का। यानी कि 3 दिन मिल गए हैं। अब वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉसिबल इन एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो अब 3 दिन हैं लोगों के पास, भाई लोग, दोस्त जो भी हैं, मिलजुल के ये ऐसे काम होते हैं कि 3 दिनों में वो क्या करेंगे। 33 सीट्स की असेंबली है ये गिलगित बल्तिस्तान। इसमें 21 सीटें हैं PTI की। तो पहली तो बंदे के दिमाग में एकदम आता है कि यार ये आना है, ऑटोमेटिकली PTI का बंदा ही आएगा। लेकिन आजकल जो हवा है तो दूसरी सोच ही आती, नहीं भाई वो नहीं होगा। सो अब देखते हैं क्या होता है, कितने फॉरवर्ड ग्रुप बनते हैं, कितने लोगों का ईमान जागता है। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगी लेकिन अब देखते हैं। और ये एक ट्रेलर है आई थिंक ऑफ थिंग्स टू कम। लेकिन कमिंग बैक टू इकोनॉमिक्स, मेरे साथ बिलाल कियानी साहब हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकॉनमी एंड एनर्जी, और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी हैं PMLN के। और मुजम्मिल असलम हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन टू फाइनेंस मिनिस्टर, और ये PTI के स्पोक्स पर्सन भी रहे थे, और ये अभी हज भी करके आए हैं। तो उम्मीद है कि सच ही बोलेंगे और कोई पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा सच में ही बात आएगी।
लेकिन क्यारी साहब शुरू करने से पहले ज़रा IMF पे पहले हम देख लें कि एवरीथिंग बॉयल डाउन टू IMF का हमने डेटा निकलवाया नाज़रीन, वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। जो हमने देखा है कि 1958 में हम गए थे पहले स्टैंड बाय अरेंजमेंट में कि कितनी इसमें मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के पास कितना था, फौजी गवर्नमेंट के पास और सिविलियंस के पास कितनी बारी हम गए। डिफरेंट 3 किस्म के हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कभी गई, स्टैंड बाय अरेंजमेंट थी, एक बार स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट हुई, लेकिन बेसिकली IMF के पास हम 22 दफ़ा पहले गए। 22 में से 14 दफ़ा ये सिविलियन गवर्नमेंट्स थी और 8 दफ़ा जब थे तो वो आर्मी के रूलर्स थे। जनरल मुशर्रफ की में 2 प्रोग्राम्स में गए हम, जनरल ज़िया के ज़माने में 3, जनरल अयूब खान के ज़माने में 3, सो दैट मेक्स इट 8। PTI का एक बारी PTI में गए हम, PMLN के कोई 4 दफ़ा गए, PPP के 11 दफ़ा गए, और अगर भुट्टो साहब के एज प्रेसिडेंट 2 टेन्योर वो भी गिन लें 2 प्रोग्राम्स, तो फिर 13 आप डाल सकते हैं PPP के खाते में। सो बेसिकली मेजॉरिटी वाइज सिविलियन गवर्नमेंट्स ही गई, और वही पार्टीज़ जो आज चीखती हैं वो जी इकॉनमी तबाह होगी, ये होगी, ये इनहेरिट किया। बल्क ऑफ द टाइम इन्हीं की नालायकियों की वजह से हम गए हैं IMF के पास बार बार, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे PMLN हो। सो ये जो तासुर भी दिया जाता था कि जी ये ज़्यादा शायद अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का था, ये भी ज़रा क्लियर हो जाए। आज की सिचुएशन पे आ जाते हैं। बिलाल ये बताइए, ठीक है अल्लाह करे जो बातें हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, हम खुद चाहते हैं, स्विंग आ रहा है, लेकिन आई थिंक आप लोग जो अपने आप को पैट ऑन द बैक दे रहे हो, पहले बेड़ा गर्क भी आप लोगों ने किया। PTI ने जो किया सो किया। सितंबर में डॉक्टर साहब आए, उन्होंने क्रिटिकल फेज अपना ज़ाया किया। एक छोटा सा पैकेज देख लें, बिकॉज मेरा ख्याल है कि सिर्फ IMF ही डॉक्टर साहब को लाइन पे ला सकती थी, वज़ीर आज़म या आपकी गवर्नमेंट में और तो कोई बंदा इसका इतना वजन है नहीं। प्राइम मिनिस्टर को तरले करने पड़े, 4 दफ़ा उनकी बात हुई, उन्होंने खुद बताया कि एंड में पेरिस के अंदर ऑफ ऑल द पीपल श्रीलंका का प्रेसिडेंट साहब हाथ पकड़ के ले गए MD के पास कि भाईजान है ना अभी कुछ करो। फिर जाके बातें हुई, चले हो गया, अब आगे हम चलते हैं। अगरचे आई थिंक बहुत बड़ा ब्लेम हालात को इस हाथ पे पहुँचने पे रवैयों पे जाता है आपकी गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे। मुझे अब ये बताएं कि आज जहां हम खड़े में, अब आगे ये तो बड़ी एक टेम्परेरी सी चीज़ है, 3 बिलियन आया, चलें अच्छी अल्लाह करे, बाकी प्लान भी सारे हों। हाउ बाकी लार्जर पिक्चर का क्या बनेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ये एक हमारे लिए टेम्परेरी रिलीफ ही है और ब्रीदिंग स्पेस ही है, मगर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था। और ये आपने एक फ़िक्रा यूज़ किया, पैट ऑन द बैक, तो मैं इसको इस तरह बस आपको बताऊंगा कि इसका बेहतर कैरेक्टराइजेशन ये है जो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद 30 जून को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कैबिनेट को एड्रेस करते हुए जो कौम ने देखी, उस टाइम पे भी उन्होंने बार बार ये दोनों दफ़ा ये बात कही कि ये लम्हा फ़खरिया नहीं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो इसको इसी स्पिरिट में देखा जा रहा है। कोई सेलिब्रेशन नहीं है, रिलीफ ज़रूर है, क्योंकि ये हमारी मईशत की ज़रूरत थी और पिछले 1.25 साल से वो उनका तो कर्ब हमें समझ आता है। वो तो डैमेज कंट्रोल करते रहे हैं, अपने फाइनेंस मिनिस्टर का भी और दूसरे भी, उनको द बक स्टॉप्स विद हिम, लेकिन उनका तो कर्ब समझ आता है ना। जी नहीं, देखिए बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने यकीनन पेरिस में जिस कॉन्फ्रेंस पे वो गए हुए थे उसकी साइडलाइंस पे उनकी पहले MD IMF से भी 3 मुलाकातें हुई, फिर उसके बाद उनसे फ़ोन पे भी इन टच रहे। तो फिर उनकी लीडरशिप के अंदर फिर फाइनेंस की पूरी टीम ने नीचे काम किया IMF के साथ, एंड दे रियली पुट देयर हेड्स टुगेदर विद द रियल इंटेंट कि हम ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट कंप्लीट करें। अल्लाह करे ये चीज़ें हों, मुल्क के लिए अच्छा है यार। हम तो चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट हो, कामयाब हो, मुल्क की उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स की भी बात हो रही है, UAE से बात हो रही है, पोर्ट्स में आ रहे हैं, सऊदी से भी बात हो रही है, अल्लाह करे सारा कुछ हो, लेकिन जो पे आउट करना है उसका क्या होगा? इफ यू अलाउ, देखिए सबसे पहले तो इंशाल्लाह इस एक तो IMF का प्रोग्राम आपका, अगर आप 9th रिव्यू देखते जिसके लिए हम पहले जो ताखीर का शिकार रहा उसके ऊपर हमारा एक मौक़िफ़ था, ताखीर का निशार किया गया सितंबर से लेके जनवरी तक। देखिए आप लोग दूसरी चीजें ट्राई करते हैं, मगर बाय चले इवन इफ वी टेक दैट एज एन आर्गुमेंट, बाय फरवरी वी फेल्ट वी हैड कंप्लीटेड द स्टेप्स। उसके बाद एक ताखीर हुई जो हमारे ख्याल से जी इट कुड हैव बीन क्लोज्ड अर्लियर। अगर आप सितंबर में कर लेते हैं, आई एम सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, लेकिन क्या करूं, आई हैव टू कीप द फैक्ट्स
टैक्स रेट अगर आप सितंबर में कर लेते तो जो आपके उस वक्त फिगर्स आए हुए थे जून अगस्त तक के आपके टैक्स कलेक्शन सारे रेवेन्यू फिगर्स ठीक थे। जब आपने सितंबर में डिले किया तो सारे आपके गैप सामने आ गए और IMF जो यहाँ बैठा हुआ था यहाँ पे चढ़ गया कि भाई अब आओ अब बात करो। तो खाली नुकसान ये नहीं वो डिले का, आपकी टर्म्स टोटली चेंज हो गई IMF की आपसे डीलिंग में। जी देखिए वो तो फिर 9th रिव्यू से बात आगे उन्होंने जो बाकी मेजर्स थे वो भी आपके सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल, गैस और पावर टैरिफ की रिविजन्स थी, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए और इवेंचुअली फिर उन्होंने बजट के नंबर मांगे, वो भी हमने बजट के भी नंबर दे दिया, हालांकि वो 9th रिव्यू का एम्बिट नहीं बनता था, मगर इवेंचुअली वो बजट के नंबर शेयर करके उनके जो उसमें तजावीज़ थी उनको भी शामिल करके ये जो अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुई है $3 अरब की, इन अ वे अगर आप इसको जरा इस तरह जरूर देखिएगा कि 9th, 10th और 11th रिव्यूज ऐसे बजट के नंबर्स ना देने का मुझे अगर मुझे सिर्फ आप मेरे से पैसे उधार मांगने नहीं दे दिए ना जी। नहीं वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहा कि मैं नहीं दे रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मुझे देने पड़े, आप मेरे से पैसे मांगने दो बातों में। और मैं आपसे आपने फाइनेंशियल प्लान मुझे बता दें सर, इफ यू अलाउ मी मुझे 2-4 बातें, चूंकि आपने काफी सवालात किए। देखिए सबसे पहले बजट के नंबर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बजट जब प्रेजेंट हुआ था उन्हीं दिनों में उनको दे दिए गए थे। बजट के मतलब जो तजावीज़ थी वो फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन द साइडलाइंस मिले, जो वो अमेंडमेंट्स चाहते थे बजट की, उसके ऊपर बातचीत तब हुई। उससे पहले तक बजट की प्रेजेंटेशन से पहले तक 9th रिव्यू की टर्म्स भी क्लोज होने के ऊपर मुज़ाकरात जारी रहे और दोनों टीम्स काम करती रही। तो उसके बाद जो उनकी तजावीज़ आई वो भी शामिल हुई और अब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गई है। मैं जो पॉइंट करना चाह रहा था कि 9th, 10th और 11th रिव्यूज अगर आप क्लब भी कर लें पिछले प्रोग्राम के, तो वो मिला के कोई $2.5 अरब की रकम बनती थी। इन अ वे अब ये ऑगमेंट होकर $3 अरब हो गई और 9 मंथ्स में आएगी। ऑन द बैक ऑफ दिस डार साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पिछले 2 दिन में मेरे ख्याल से 2 टॉक शोज़ में भी ये बात कही है कि हम तकरीबन $5.6 अरब की इन्फ्लोस जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द बैक ऑफ द IMF प्रोग्राम। 2 आपके सऊदी अरब से हमारी कमिटेड हैं, एक UAE से कमिटेड है, हमारी वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से तकरीबन $450 और $250 मिलियन की वो हैं। आपके जिनीवा प्लेजेस हैं वो तकरीबन $300-350 मिलियन हैं। उसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 अरब की एक्सपेक्टेड है। जी कर्जे जी देखिए, मगर दीज आर ऑन कंसेशनल टर्म्स। मतलब ये आप ऐसे इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे पता नहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। नहीं, ये कर्जे हैं। नहीं देखिए, आप कर्जे ले रहे हैं सारे, ये कर्जे हैं जो देने हैं वापस। नहीं, इसमें डिपॉजिट्स भी हैं। देखिए सऊदी अरेबिया, UAE से फ्रेंडली कंट्रीज से डिपॉजिट्स भी हैं। तो बात यह है कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लोस की हमें जरूरत है, इससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे। अच्छा सर, मुझे इजाजत देना, वी नीड टू कीप द फैक्ट्स स्ट्रेट। फिर मुज़म्मिल के पास मैं जा रहा हूं। नहीं आपने सर मुझे इजाजत दी, आप बोल रहे हैं उस वक्त से वो एज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं क्या चीज फेजेस में, सऊदी अरेबिया वगैरह। नहीं, दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स इसके अलावा हैं जी। अच्छा, और देखिए दूसरी बात, जो आपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की साल की बात की ना जी, उसके अंदर से आप ये जरूर मद्देनजर रखें कि ऑल ऑफ दिस इज अकाउंटेड फॉर। Half of the amounts that Pakistan has to pay out are deposits from friendly countries, which are usually 1-year deposits जो कि रोल ओवर होते हैं। बाकी हमने बोरो करना होता है, उसका हमने हिसाब किया हुआ है। पाशा साहब कहते हैं, पाशा साहब की कैलकुलेशन है, हफीज पाशा साहब की जी, वो कहते हैं अगर आइडियल वर्ल्ड में भी आप हो और आपके सारी इन्वेस्टमेंट, सारे आपके रोल ओवर्स हो जाएं, पैसे आ जाए, सब कुछ आ जाए, फिर भी मिनिमम 14-14.5 बिलियन आपने पे आउट करना है एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स में इस फाइनेंशियल ईयर में, कम अज कम। ये बल्कि वो कहते हैं कि 19 से 22-23 बिलियन बनता है, लेकिन मिनिमम $14 बिलियन आपने वो हम बोरो करके पे करना होगा। और ये साइकिल तो देखिए पिछले 1 साल में भी, जब हम इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी थे, एक्सटर्नल अकाउंट की इमरजेंसी में भी थे, तब भी हमने पहले 10 माह में $11 अरब पे आउट किए हैं। तो देखिए वो हुकूमत ने अरेंज करने होते हैं। IMF की डिस्कशंस के अंदर भी आपको याद होगा, तो आप वो कह रहे हो कि जगल करके हम कर लेंगे। नहीं देखिए, कुछ डिपॉजिट्स रोल ओवर होंगे, बाकी हम बोरो करेंगे। कुछ एक तो इमीडिएट इन्फ्लोस जो मैंने आपसे कहा $5.6 अरब के हम एक्सपेक्ट करें। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने इब्तदाई बात की थी IMF प्रोग्राम्स के हवाले से कि दीगर प्रोग्राम से हम रहें, ये यकीनन सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस है। हमने इस स्पेस को यूटिलाइज करके अपने करंट अकाउंट बैलेंस को मजीद बेहतर करना है, और सिर्फ इंपोर्ट करेलमेंट से नहीं, जो हमें मजबूरन करना पड़ा है पिछले 1 साल में। वी हैव टू फाइंड वेज कि हम एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को बढ़ाएं। आपने एक्सपोर्ट्स के हवाले से इस बजट के अंदर भी खास तौर पे IT सेक्टर के हवाले से आपने देखा है कि इंसेंटिव्स दिए गए हैं, क्योंकि वी हैव टू इंश्योर कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं हम उनको भी मजीद मजबूत करें, मगर साथ ही साथ अपने एक्सपोर्ट बेस को वाइडन भी करें। और साथ ही साथ आपने देखा है कि जो SIFC है, जो नया काउंसिल बना है, ये भी इसी पे फोकस्ड है कि हम किस तरह FDI और काउंसिल, अल्लाह करे भी इस मुल्क का प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी है। वही ब्यूरोक्रेट सारे इन काउंसिल्स में बैठ गए। पहले वो 10 वजारतों में बैठे थे, अब एक छत में बैठ के वही उन्होंने गन मारना है। पहले भी एक इकोनॉमिक काउंसिल इन लोगों ने भी बनाई थी। अगर ऐसी बात होती, आज वो बिजनेस रिकॉर्डर ने बड़ा अच्छा एक पीस लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि जी अगर इतनी बात थी तो ये बनी थी जब CPEC अथॉरिटी
उसके तो ऊपर भी एक जनरल साहब बैठे हुए थे, वो अब ख़त्म हो गई है। तो खाली फौजी जर्नैल डालने से बात नहीं बनती, बात तो बाकी सिस्टम्स की है। देखिए उसका मकसद ये नहीं है, ये बात फौजी जर्नैल की नहीं है जी। देखिए द आइडिया एज अ होल ऑफ गवर्नमेंट, वो तो अब मकसद डाल देते हैं कि क्रिटिसाइज ना कर सके। नहीं, हम सारे घबरा जाए, नहीं यार इसमें जनरल साहब बैठे हैं, बात ना करें। नहीं, बुनियादी मकसद क्या है? देखिए बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पे जब चले मैं आता हूँ मुजम्मिल साहब, ये बताएं, बड़ा अच्छा सेंटिमेंट बना हुआ, अल्लाह करे ये चले, मुल्क के लिए अच्छा है। एंड आई थिंक कि अगर इस जुलाई के अंदर 1 बिलियन का ट्रांश आ जाता है जो एक्सपेक्टेड है IMF का, तो वो भी फर्दर एक बूस्ट आएगा, मुल्क के लिए अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन ये मुझे बताएं, हमारी हर चीज़ आगे फंसती है डॉलर के ऊपर। डॉलर का आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? जब फाइनेंस मिनिस्टर को सुने वो कहते हैं जी 200 से नीचे है वो, लेकिन वो मिफ्ता के ज़माने में ज़्यादा जज्बाती थे, अब कम हो गए, तो वो कहते हैं 200 से नीचे है। अब हमने देखना कि डॉलर का क्या बनेगा। अभी तो चले शुरू में बड़े लोगों ने होर्डिंग की हुई थी, वो भी आ रहे हैं, अब ट्रेड खुलेगी तो अब बिजनेसेस डॉलर्स खरीदेंगे, फिर डॉलर की एक हमें स्पाइक नज़र आएगी। अभी सऊदी अरेबिया और रशिया, इन्होंने अपनी ऑयल प्रोडक्शंस भी कट डाउन की हैं, उसने भी रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, ऑयल की प्राइसेस चढ़ना शुरू हो गई हैं। ये मुझे बताएं, ये आने वाले जो है 5-6 माह, हाउ डू यू सी दिस थिंग? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू मालिक साहब, मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं और बड़ी अथॉरिटी से क्लियर कर दूं। ये स्टैंड बाय प्रोग्राम है, जैसे आप हमें स्टैंड बाय कर देते ना प्रोग्राम से पहले, ये स्टैंड बाय प्रोग्राम है। इसको अभी तक किसी ने नहीं समझा, ना मीडिया समझ पाया है, ना ये जो है जो जिन्होंने लिए उनको पता है। जिनको स्टैंड बाय एग्रीमेंट का IMF की प्रेस रिलीज से पता चला और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है मेरे हाथ में MEFP अभी आ गया है, मैं 4 घंटे में साइन करके दे दूंगा, और उस MEFP में यही नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या तजावीज मांगी है, उनको अब पता लग गया होगा। तीसरी चीज, लेकिन मुजम्मिल, हमारा स्टैंड बाय का बड़ा एक्सपीरियंस है। पहले 22 जो हमारे प्रोग्राम्स पे, उसमें से 12 स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स ही थी। मैं यही कह रहा हूँ कि ये स्टैंड बाय जो है ना, ये एक शॉर्ट टर्म ब्रिज है, इसको समझने की कोशिश करें। ये एक ब्रिज है, ये आपको सिर्फ एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम तक लेके जा रहा है, ये आपके मसले सॉर्ट आउट नहीं कर रहा। तो ये जो हमारी जो 2 पार्टियां थी, जो 13 पार्टियां थी, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने दुबई गई थी, एक्चुअली वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जगह चार्टर ऑफ IMF हो गया, और IMF ने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिए। इनके हाथ से, इनके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी। आपकी तनख्वाहों पे भी माशाल्लाह टैक्स लग गया, आपको भी चीखें तो निकलेंगी अभी जब अगले महीने तनख्वाह आएगी आपकी। दूसरी बात, तो इन्होंने तो 5 लाख वाले बंदे के ऊपर 35% टैक्स ठोक दिया यार। हाँ, ये तो यही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं ये। अच्छा, फिर और इस पे बल्कि मुजम्मिल साहब क्लियर करें कि इन्होंने तो ये सैलरी टैक्स कर दिया, इनकम टैक्स तो और भी आएगा, ये तो सैलरी क्लास का वहीं पे कट जाता है। अभी इनकम टैक्स छोड़े, लोग समझ नहीं रहे, ये तो सैलरी टैक्स ठुक गया। फिर आप आगे सर, ये जो बार बार ये कह रहे हैं ना $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, ये $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आने से रिजर्व थोड़ी बढ़ जाएंगे, वो तो मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिस तरह इन्होंने CPEC में कर दिया था। सारी जी $25 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, $30 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो पाकिस्तान से उल्टा डॉलर चले गए, उन्होंने कर्ज ले लिया, तो ये इससे आपके कोई रिजर्व नहीं बनेंगे। तो ये चीज भी, अब बिलाल ने टेक्निकली एक बहुत, जैसे कहते हैं कि लूज बॉल मार दी। इन्होंने कहा सऊदी अरब और UAE से डिपॉजिट, वैसे तो ये 6 महीने से हम सुन रहे हैं कि जी उन्होंने हमें एग्री कर दिया है, वो डिपॉजिट आ रहे हैं, वो लोन नहीं आ रहा। ओ भाई, आप उस डिपॉजिट पे 4 से 5% जो है इंटरेस्ट पे करोगे। अच्छा, डिपॉजिट ही है ना, लूज बॉल क्या मारी है? लाइबिलिटी है। मुजम्मिल साहब, चले आप कहें डिपॉजिट नहीं है, आप बताएं डिपॉजिट नहीं है, आप कहें डिपॉजिट है? लाइबिलिटी सर, ये जो लाइबिलिटीज होती है, डेट एंड लाइबिलिटी, सर आपने कहा लूज बॉल, मैंने कहा सर मेरी यार सुन, मैंने कहा डिपॉजिट है, आप कहते हैं डिपॉजिट नहीं है, क्या लूज बॉल मारी? नहीं बोला सर, ये लाइबिलिटी ऑफ द कंट्री है। आज आपने 59 ट्रिलियन का 13 महीने में पाकिस्तान का डेट स्टॉक पहुंचा दिया है। 43 पे आपने टेक ओवर किया था, 16 ट्रिलियन आपने 13 महीने में ऐड किए, 37% ऑफ द टोटल कंट्री। ये आपकी परफॉर्मेंस थी। अब आगे मालिक साहब, आपने जो सवाल किया डॉलर कहां देख रहे हैं, देखें डॉलर की पाकिस्तान का मसला इस वक्त लिक्विडिटी का है, सॉल्वेंसी का नहीं था। लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, IMF से अभी $1 अरब ये जो आप कह रहे हैं, पहले तो ये मुझे कंफर्म कर दें कि 12 जुलाई को मीटिंग हो रही है कि भी नहीं हो रही। मेरी इतलात है 12 को नहीं है,
शायद 15 के बाद है या चलो हो जाएगी, जुलाई में हो जाएगी यार। हाँ, लेकिन उसमें अभी कुछ प्रायर एक्शंस हैं, इन्होंने करने हैं। ऐसा नहीं है कि प्रायर एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ये 8-10 दिनों में प्रायर एक्शन रह गए। जी बहुत कुछ रह गया। नहीं अभी तो प्रायर एक्शन देखिए, एक तो या एस के बोर्ड अप्रूवल के बाद पहला ट्रांच रिलीज होगा, उसके बाद अगले रिव्यू के प्रायर एक्शन यकीनन नहीं, अभी ये इस पहले कोई नहीं रहेगा। अभी तो अभी सारा कुछ मान लिया। जी अब तो 12 जुलाई को एक्सपेक्टेड है बोर्ड मीटिंग और बोर्ड अप्रूवल है। ठीक सर, आप देख लीजिएगा। चले मैं आपको भाई मैं एक वो दे रहा हूँ। तीसरी चीज ये कि ये जो प्रोग्राम है ना सर, ये प्रोग्राम जो है ये आया है केयर टेकर्स के लिए, ये इनके लिए नहीं आया। और ये जो बेचारे जो बड़े इस पे खुशियां मना रहे थे, ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो $1 बिलियन है, ये हमें मिलेगा अगर 1 जुलाई को, तो उसी महीने में हमने 15 जुलाई को अगर मिलेगा तो इसी महीने में हमने पेमेंटें अदा कर देनी है। तो मसला कहाँ आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं अगर वो इंक्रीज नहीं होते और अगर आप लोन लेके उस रिजर्व्स को कंज्यूम कर देते हैं, वो फर्दर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो आज आपने मेहताब की जो मुझे ये बताएं कि अगले साल इस फाइनेंशियल ईयर में अगर कम से कम हमने $14 बिलियन मिनिमम, बल्कि 17-18 बिलियन डॉलर मिनिमम बन जाएगा, 19 बिलियन, वो हमने जो देने हैं वो कहाँ से आएंगे? वो सारे क्या हम लोन लेके निकालेंगे? कहाँ से आएंगे 19 बिलियन डॉलर्स? वो देखिए, अगर ये करंट अकाउंट को सरप्लस में लाएंगे तो लोन नहीं लेना पड़ेगा। अगर ये एफडीआई अट्रैक्ट कर ली, एफडीआई में अगर नई फैक्ट्री लगेगी तो वो पैसे जमा नहीं होंगे आपको। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग एसेट बेच दिया, यानी कि कोई शेयर बेच दिए किसी कंपनी की, जैसे अभी पोर्ट बेच दिए $50 मिलियन में सिर्फ 50 साल के लिए, वो जो है इन्होंने लीज आउट कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जहां पोर्ट एक्टिविटी होती थी, सोचे एक्यूमेन क्या है। तो ये जो है आपके जो है या तो लोन बढ़ेंगे या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्क्वीज हो जाएगी। क्या बिलाल क्या होगा? क्या हमें फायर सेल करें जो ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं? पैसे कहां से? सर मुझे इजाजत दें। हाँ। आपने जिस तरह जब आगाज लंबा जवाब है तो ब्रेक के बाद कर लें। सर लंबी बात है, क्योंकि मुझे इसी रवानी के अंदर जरा मौका दीजिएगा। चले मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमने मिनिमम 14 से 19 बिलियन डॉलर्स देने कर्जों की पेमेंट्स वगैरह, वो कहाँ से आएंगे, कैसे रेज होंगे इस फाइनेंशियल ईयर में? इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले बिलाल मैंने आपसे पूछा था कि ये बताएं, ये जो 19 बिलियन छोड़े, $14 बिलियन जो हमने पे आउट करने हैं, कहाँ से आएंगे? ये देखिए, ये आप बेफिक्र हैं, या IMF के साथ भी जो डिस्कशंस होती हैं, जैसे कि सितंबर से बेफिक्र ही बैठे हुए थे। नहीं देखिए, पिछले 1 साल के अंदर भी हमने $11 अरब पहले 10 माह में पे किए ही था इन हालात के अंदर। ये तो इनकी लाइन थी, इनकी पार्टी की, घबराना नहीं, हम तो घबरा रहे हैं। मुझे अब आप जरा इजाजत दें। सबसे पहले तो ये जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, और मुझे तो यकीन करें, बंदा समझ नहीं आती बंदा हंसे या रोए। वो शाह महमूद कुरैशी, उसके पीछे असद उमर खड़ा हुआ है, ये लोग हैं। इन लोगों को आज माफिया मांगनी चाहिए इस तरह हाथ जोड़ के, तब भी 10 दफा करें तो शायद लोग माफ करें। इन लोगों ने किया क्या इस मुल्क के साथ 4 साल? आप मुझे बताएं। इस मुल्क में तबाही फेरी, आग लगाई 4 साल के अंदर। इनके तोतों की तरह जिस बंदे को करंट अकाउंट डेफिसिट स्पेल नहीं करना आता, वो बंदा आपके टॉक शोज पे आके कहता था ये करंट अकाउंट डेफिसिट का बड़ा मसला है, इसलिए मुल्क में महंगाई है, इसलिए डिवैल्यूएशन हो रही है। पहले साल इमरान खान ने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। असद उमर साहब ने ये सब कुछ इस तरह हो गया, बड़ा विजर्ड है, पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन सी भला है। उस शख्स को 10 महीने बाद जब कहा जी जब तो IMF जाना पड़ेगा, सख्त तरीन शराइत पे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का सत्यानाश करके, नेगोशिएटिंग पोजीशन बिल्कुल कमजोर करके वो शख्स वाशिंगटन DC गया, बड़ा जी फातिहाना, अब मैं IMF प्रोग्राम करके आ गया। थूकी चाटी, वापस आए, टीवी पता चला जी अल्लाह हाफिज, फारिग हैं। हफीज शेख साहब आए, बाकी जो लोग थे उन्हें फारिग कर दिया। स्टेट बैंक गवर्नर थे, आपको याद होगा, FBR चेयरमैन को नेगोशिएशंस के दरमियान फारिग कर दिया। फाइनेंस सेक्रेटरी ने खड़े होकर कहा कि आप फ्रंट लोडेड प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अवाम के लिए ठीक नहीं है। उस शख्स को उन्होंने घर भेज दिया। वो काबिल अफसर था, वो OSD रहा 2-3 महीने। और 8 FBR चेयरमैन। जी और मैं यूनुस दागा साहब की बात कर रहा हूँ, वन ऑफ आवर फाइनेस्ट सेक्रेटरीज एट दैट टाइम। वो उसको घर भेजा। वो बंदा कबल 2-2.5 साल पहले अपनी सर्विस से रिटायर हो गया। इन लोगों ने ये सत्यानाश किया। 4 साल के बाद इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए, ज़र मुबादला के खैर $10 बिलियन से कम छोड़ के गए, रिकॉर्ड आपके लिए डेट छोड़ के गए। उसके बाद जाते जाते शौकत तरीन साहब के अपने किए हुए मुआहदे, ये शराइत जो थी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, नहीं वो हो नहीं किया। नहीं सर, क्या होगा? नहीं सर, ये जब आप मुजम्मिल साहब जैसे लोगों को यहाँ पे आके ये बात करेंगे ना, ये तौहीन है अवाम की।
जब आप इस तरह के लोगों को आके, इस पार्टी को आके, इन मुजरमों को आवाम के लाके इस तरह भाषण देने का मौका देंगे, तो ये अवाम की भी तौहीन है। ये आप यकीन करिए, आप मजाक उड़ा रहे हैं, या आप कौम का मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग हैं जी, यही आके आपको फिर से भाषण देंगे। जिन 4 साल तक IMF के ऊपर ये लोग भाषण देंगे। इन लोगों ने किया क्या पिछले साल? आपने तैमूर झगड़ा के साहब के साथ में एक टॉक शो पे था, उस शख्स को मैंने कहा कि आप मुझे बताएं आपने वो चिट्ठी लिखी थी या नहीं लिखी थी। वो बंदा नहीं डिनाई कर सका। आज ये मुझे बताएं, शौकत तरीन साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमत इनकी जानने के बाद करते रहे, मुझे आज ये बताएं कि कौन सी जस्टिफिकेशन है इनके पास वो चिट्ठी लिखने की। क्यों आज भी इनकी जमात के अंदर मातम की सफेद बिछी है? आज भी हैव टू मूव फॉरवर्ड। मैं तो कहता हूं मूव फॉरवर्ड, दे हैव नो फ्यूचर। इनके आज नहीं, आप मुझे बताएं पूरे मुल्क के अलावा इनको क्यों दुख है कि IMF का मुआहदा क्यों उनकी मातम की सफेद बिछी? मैं जब प्रोग्राम, मैं तो हर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमारा तो काम है उसमें जो फ्लॉज है आइडेंटिफाई करना। तो मेरे पे तो हमेशा इल्जाम लगता था कि जी मैं इनकी गवर्नमेंट के बड़ा खिलाफ हूं, लेकिन मैं अब मैं डार साहब को बाकियों को तलता हूं। आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल अब ये है, ये तो जो अब भुगत रहे हैं अपने ना, तो हज तो ये करके आए हैं, लेकिन बाकी लोग यहाँ पे ईमान ला रहे हैं, तो इनकी पार्टी को तो छोड़े, वो तो किसी और तरफ उनके अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो अब ये पूछ रहा हूँ कि फॉर द नेशनल इकोनॉमी ये जो अब पैसे इतने चाहिए हमें, ये कहाँ से आएंगे? बिकॉज इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होना है यहाँ पे कारोबार पे, महंगाई पे, डॉलर पे, हर इस साल की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स के हवाले से मैंने आपको बताया जी कि आधे तो हमारे 1 ईयर डिपॉजिट्स हैं फ्रेंडली कंट्रीज के साथ, विच वी एक्सपेक्ट टू रोल ओवर। बाकी आप बोरो करेंगे, वो बोरोइंग स्केड्यूल्ड है। देखिए जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का एक बात थी, वो तकरीबन $6 अरब की IMF बात करता था, वो उसकी भी मैंने तकरीबन 5.6 तक मैंने आपको कवर कर दी है। अब जब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो जाएगी तो इट विल मेक एक्सटर्नल इनफ्लोज, मजीद जो हमारी एक्सटर्नल इनफ्लोज हैं, इवन ईजियर। दूसरी बात, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी मैनेज किया है, एक ऐसे तरीके से किया जिससे हम आइडियली नहीं करना चाहते थे, इंपोर्ट कर्टेलमेंट से किए, मगर पिछले 3 माह से रेगुलरली आपका एक करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है। हमारा ख्याल था कि इसकी सिंबलिज्म होता है, बड़ा शो डाला, वो जी 95 अरब रुपया हमने एक्सपेंसेस में, एक्सपेंडिचर में कम किया सरकार के। परसेंटेज में देखें तो 0.6%, ठीक है ना। PIA 90 अरब के लॉस पिछले साल की हैं, 700-750 अरब के क्यूमुलेटेड लॉसेज हैं। आज उनको एक नई भर्ती की इजाजत मिल गई है टेक्निकल लोगों की, वो कोई 90 करोड़ महीने का, वो 1 अरब और ऐड हो जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो असल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो हम नहीं सुन रहे। जी नहीं, देखिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारी हुकूमत टोटली कमिटेड है और इस बात को समझती है कि ये विंडो इन्हीं कामों के लिए है। यही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो हमें करने होंगे, इसी की फाउंडेशन अभी ले करनी होगी। आई जेन्युइनली थिंक कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट इसके बाद आएगी, दैट विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि वो उसको इंप्लीमेंटेशन में लेके जा सके। मगर इसका मुजम्मिल जैसे लोगों से भी तो बात करनी जरूरी है ना। मुजम्मिल, मैं आप जैसे लोगों की तरफ आ रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि ये क्या गलत कर रहे हैं अपनी, अभी तक जो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में चीजें की हैं, गलत क्या किया है इस गवर्नमेंट ने अभी तक? आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट ऑन दैट। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कर रहे थे कि हमने जो है ना टैक्स कलेक्शन, टैक्स की बात, हमने FBR चेयरमैन चेंज नहीं किया। आपने FBR चेयरमैन चेंज ना करके भी आपने क्या पट लिया भाई? आप 40% डीवैल्यूएशन के बाद भी आप जो है टैक्स टारगेट 500 अरब से मिस कर जाते हो। ये आपकी कारकर्दगी है। फिर आप कहते हो कि ऐसे लोगों को जो है टीवी पे ना बुलाओ, अकेले बिठा के इनसे सवाल कर लें। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया जिसने जो है IMF प्रोग्राम लिया। इन्होंने क्या किया था? मिफ्ता के साथ क्या किया इन्होंने? मिफ्ता को क्यों उठा के फेंक दिया इन्होंने? फिर उसके लिए हमें कह रहे हैं कि हमने IMF का प्रोग्राम सबूताज कर दिया। शुक्र है मालिक साहब, आपने इनको जो है ना इनके मुंह पे मारा कि जो है 14 प्रोग्राम जो है ये इस कोalition ने लिए आज तक, ये इतने अच्छे होते तो ये 14 प्रोग्राम आज बात बनती पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान को लाके खड़ा यहाँ कर दिया इन्होंने। फिर ये बातें कर रहे हैं करंट अकाउंट की, $19 अरब पे छोड़ के 3 साल कंटिन्यूसली $19 अरब को $1.9 बिलियन पे लाए। चौथे साल जब करंट अकाउंट बढ़ा, उसकी वजह थी कि 1970s के बाद दुनिया का कमोडिटी सुपर साइकिल लगा। इनका प्राइम मिनिस्टर अभी तक $70 में कहता है कि जी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पे छुई हुई हैं। हम तो $130 देखकर आ गए, हमने तो चू तक नहीं की थी, हमने रिजर्व भी मेंटेन करके रखे हुए थे। बात यह कि इन्होंने अच्छा क्या किया, मुझे एक इंडिकेटर बता दें। आज कितनी शर्मिंदगी की बात है कि तमाम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इन्होंने झूठा GDP नंबर दिए 0.3%, -3 to 4% कॉन्ट्रैक्शन है। डेटा फजिंग ये करते हैं। कल इनका वजीर खजाना जो है टीवी पे बैठ के मुबारक, उसने ट्विटर में ट्वीट में मुबारकबाद दी, मुबारक को 30% इन्फ्लेशन हो गई। जो वजीर खजाना 30% महंगाई पे कौम को मुबारकबाद दे रहा है तो उसकी दिमागी हालत या उस हुकूमत की दिमागी हालत को क्या हो गया होगा?
फिर एक अभी बजट इन्होंने बनाया, ये डॉलर की बात करें, आपने डॉलर का सवाल किया, 290 का डॉलर इन्होंने बजट किया हुआ है और अब कह रहे हैं 240 का हो जाएगा। अगर आपको 240 का लगे तो बजट क्यों 290 से बना लिया आपने? इनको यही नहीं पता यार। वो अच्छी बात है मुजम्मिल, वो अच्छी बात है। लास्ट सुन ले, लास्ट जो उन्होंने बजटिंग की थी डॉलर की वैल्यू की, उससे 38% गलत बजटिंग की हुई थी, तो 38% ज्यादा हो गया था। आई वुड रादर के 290 पे करने दें यार, कुछ बचत हो जाएगी। थैंक यू। इससे अंदाजा लगाएंगे कितनी इनके पास जो है ना ग्राउंड रियलिटीज है। बिलाल साहब कहते हैं कि हमने आईएमएफ से बजट शेयर किया था, वो बड़ा अच्छा बजट शेयर किया था, आपका तो फ्रेमवर्क ही गलत था। जो पहले आपने बजट प्रेजेंट किया और जो 29 तारीख को पास किया, दोनों की शक्लें तो देख लो। रेवेन्यू चेंज, टैक्सेशन चेंज, एक्सपेंडिचर चेंज। बजट बनाना ही नहीं आता आप लोगों को। तो पिछले साल मिफ्ता ने भी ये काम किया था, 3 दफा बजट चेंज हुआ। तो यार आपने अच्छा क्या किया? एक तो पॉजिटिव पॉइंट बता दो कि आपने मुल्क के लिए ये काम करके जा रहे हैं। आप चाह रहे थे साल पहले कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, जो आपने बैठ के टॉकिंग पॉइंट्स शौकत तरीन साहब को स्लाइडें बना के दी, लेटर ड्राफ्ट करके दिया। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने आपको ये मौका दे दिया और लेटर ड्राफ्ट करने का आपने मिन्नतें की होंगी कि सर मुझे भी कहीं इसमें अमल में शामिल कर लें, मैं भी जरा इंपॉर्टेंट महसूस कर लूं। तो शौकत तरीन साहब के लिए जो आपने लेटर ड्राफ्ट किए, जो ड्राफ्ट फिर आपने व्हाट्सएप के ऊपर तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को भेजे, जिसके ऊपर मोहसिन लगारी ने थोड़ी खुददारी दिखा दी कि भाई इससे रियासत को नुकसान नहीं होगा। तैमूर झगड़ा ने पेश होकर किया, इमरान खान साहब को आपने वादा। अच्छा आप ये तो बताएं मुजम्मिल साहब, आप अभी पीटीआई में हैं या नहीं है? मैं हूं, क्यों नहीं हूं? अच्छा चलें, किसी दिन शर्म आ जाएगी आपको शायद। मैं मईशत पे बात करके आए हैं, जल्द आपको क्या आपने बंदे भेज दिए मेरे को उठाने के लिए? नहीं चलें, आपको फख्र होगा जो आप लोगों ने 9 मई को किया। कोई बात ही ना करें मुल्क के बारे में। नहीं आप लोग लगाएं, आप लोगों को शौक, आप हिमायत करें। नहीं जिना हाउस को आग लगाएं आप लोग, क्या बदमाशी करें? बदमाश आप हैं। आप लोगों ने दहशतगर्दी की इस मुल्क के अंदर, मुआशी भी किया, ग्राउंड पे भी किया। आप हिमायत करते हैं? क्यों आपकी जमात के सारे बंदे छोड़े जा रहे हैं कि हम इसकी हिमायत नहीं करते? आप कहें कि 9 मई का जवाब गलत था, आप कहें कि आप लोगों की जमात ने काम नहीं किया। थोड़ी शर्म थोड़ी हिया होनी चाहिए। मुजम्मिल मुझे आप ये बताएं, चले लेट्स कूल डाउन, लेट्स एवरीबॉडी कूल डाउन। मुजम्मिल में ये बताएं कौन सी इन्होंने इस तक बड़ी गलत इकोनॉमिक डिसीजन लिया है, मुझे वो बताएं आप, मैं वो जानना चाह रहा हूं। सर मैं बोलूंगा ना, आप कहेंगे आप पीटीआई की बात करते हैं। आईएमएफ की स्टैंड बाय की प्रेस रिलीज उठाएं, उसका पैराग्राफ नंबर 2 पढ़े। मिस स्टेप्स बाय दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। नहीं अगर वो मुझे प्रेस रिलीज याद है, नहीं मुजम्मिल उसमें सुने मेरा काम है फैक्चुअली मैं दोनों की बात ठीक करूं। उसमें है सम मिसस्टेप्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड। उन्होंने पहले 3-4 इंटरनेशनल फैक्टर्स दिए और ये लिखा सम पॉलिसी मिसस्टेप्स आल्सो। ये नहीं कहा कि सारा मिसस्टेप्स कैसे हुआ है, उन्होंने कहा इसमें पॉलिसी मिसस्टेप्स भी हैं। सो लेट्स कीप इट प्रोपोर्शनल। जब डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें आपको सारे मिसस्टेप्स के कारनामे इनके नजर आ जाएंगे, फिर हम इस पे बात कर सकते हैं, तब इस पे बात कर सकते हैं तब। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको जो ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है जो ये कह रहे हैं डार साहब वगैरह के, जी मेरे ख्याल में तो 200 से नीचे है, क्या रियलिस्टिकली नजर आता है, क्या है? मुझे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की तो पहले इन्होंने आए थे तो 190 का बताया था डॉलर है। अब वो कह रहे हैं कि जी मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, वो है 240 रुपए। इनको यही नहीं पता, ये मूविंग टारगेट होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये हर महीने की आपकी करेंसी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और आपकी महंगाई से जो है, अगर महंगाई ऊपर जाती है तो वो बढ़ता है और घटता है। ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहता। 4 महीने से डार साहब जो है 240 का राह अपला रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि करेंसी डेप्रिशिएट से रियल इफेक्टिव एप्रिशिएट होता है, और अगर इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती है तो वो फिर वापस। बिलाल मुझे एक बात बताएं, कि हमारा ख्याल था कि आप कुछ चीजें करेंगे। मुझे याद है जब मिफ्ता ने लगाया रिटेलर्स पे टैक्स, तो खुद मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया दे आर आर पीपल। आपने रिटेलर्स को छोड़ दिया, आपने किसी को नहीं किया। आप लोगों ने भी सारा मलबा डाल दिया सैलरीड क्लास पे, और उनकी बिकॉज वो जो तनख्वाहदार है वो बेचारा तनख्वाह उसको मिलती है, उस पर कट के मिलती है। बाकी जितने आपके ये खुद डिसीजन मेकर्स हैं, ना इनके बच्चे टैक्स दे रहे हैं ना खुद टैक्स दे रहे हैं, सारा मलबा आपने सैलरीड पे डाल दिया हुआ। आप लोगों ने भी कौन सा कोई आउट ऑफ बॉक्स किया? मेरा ख्याल था पॉलिसी डिसीजन लोगे कि जी प्राइवेटाइज हम
इतने साल में इतनी प्राइवेटाइजेशन होगी सब कुछ। उधर हम देखते हैं PIA को और पैसे दिए जा रहे हैं, बिलियंस दिए जा रहे हैं। वो 12,000 वोट के लिए 12,000 वोट के लिए आप 25 करोड़ लोगों को टीका लगवा रहे हैं, 100 अरब का और लग जाएगा। कोई नजर नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंस हमें कमी नजर नहीं आ रही। हमें कोई गवर्नमेंट के शाहाना तरीकों में कोई बेल्ट टाइटनिंग की कोई सिंबलिज्म भी नजर नहीं आ रही। देखिए सबसे पहले तो जो आपने सैलरी क्लास की आपने पहले ही बात की थी, हमारी हुकूमत का इनिशियली ये इरादा नहीं था 9 मई को जो बजट प्रेजेंट हुआ कि उसके अंदर हम कोई इनकम टैक्स के अंदर, पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर कोई भी चेंजेस करें। ये जब IMF के साथ डिस्कशन हुई तो उनकी तरफ से तजावीज़ हैं, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोग्राम ये सैलरी क्लास पे या जिसे कहते हैं जो भी पर्सनल इनकम टैक्स के एम्बिट में लोग आते हैं, जिसमें इंडिविजुअल बिजनेसेस वो भी आते हैं। नहीं, वो लोग हैं जो जत्था बन के सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते। मुझे जो दुकानदार हैं वो मार्केट बंद कर देते हैं। नहीं मालिक साहब, मुझे इजाजत तो देना, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, और इसमें भी ये मैं वजाहत कर दूं कि जो टैक्स इंक्रीजेस हुए भी हैं जी ब्रैकेट्स के, ये उन लोगों को अफेक्ट करते हैं जिनकी तनख्वाह 2 लाख या उससे ऊपर है। दूसरी बात, ये जो बात है ना जी कि बड़ा बजट 9 जून को कुछ और आया और ड्रास्टिकली डिफरेंट था बाय द एंड। IMF की मुज़ाकरात के बाद हमने 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं, 85 अरब के एक्सपेंसेस कम किए, 300 अरब रुपए की सिर्फ 0.6% उस पे मेंशन करें। 85 अरब लगता है बड़ी तोप चलाई है। नहीं, टोटल एक्सपेंस का 0.65। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये कोई एक्सपेंस सर मुझे इजाजत तो दे देना सर, आप तो मुझे आप सवाल करते हैं, आप उसके फैक्चुअल जवाब सुन के उसके बाद आप बेशक कर लें। देखिए, बात करने का मकसद ये था कि बजट के अंदर कोई इतनी खातिर ख्वाह सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आई 9 जून के बाद और उसके बाद जो ये साहब फरमा रहे थे। दूसरी बात, हुकूमत ने यकीनन टैक्स नेट वाइडन करने की भी कोशिश की। दो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक, रियल एस्टेट के ऊपर खासतौर पे नॉन फाइलर्स पे टैक्सेस हमने बढ़ाए हैं। फाइलर्स के लिए भी बाइंग और सेलिंग के पहले 2% रेट्स होते थे, अब वो 3% कर दिए। जो सेलर्स थे मेरे ख्याल से नॉन फाइलर वो 7% से 7% से 10.5% किए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 3.2 खरब रुपए के केसेस हमारे टैक्स केसेस फंसे में 62,000 केसेस हैं तकरीबन। उसके लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी एक बनी है जिसका मेंबर टैक्स पेयर खुद होगा, एक कमिश्नर होगा, and it will be headed by a retired judge of the Supreme Court and High Court, and उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो FBR पे बाइंडिंग होगी, इन द सेंस कि अगर तो जो टैक्स पेयर होगा वो उसको चैलेंज कर सकेगा अगर वो चाहे, मगर FBR चैलेंज नहीं कर सकेगा। इफ FBR फील्स कि इट इज अ डिसीजन अगेंस्ट देम, दे विल स्टिल हैव टू पे आउट। सो इस तरह के मेजर्स हमने लिए हैं कि इस बैकलॉग को भी क्लियर करें, टैक्स पेयर के लिए आसानी भी करें, और खास तौर पे ये जो केसेस फंस जाते हैं इसको हम जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करें। बाकी जो आपने बात की है, जो SOEs के रिफॉर्म्स की है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की है, प्राइवेटाइजेशन की है, ये चीज़ वज़ीर आज़म साहब के लिए इट इज़ अ मेजर प्रायोरिटी। ये जो आप SIFC देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान की बात हो रही है, उसकी मैं अवलीन तरजीह है। जो आपने बात PIA की या और चीज़ों की, देखिए कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ये इनको इसलिए देते रहते हैं कि अंटिल वी आर एबल टू प्राइवेटाइज देम वी हैव टू कीप देम अफ्लोट एंड ऑपरेशनल। एंड दूसरी बात, PIA की अगर आप मिसाल ले लें तो प्राइवेटाइजेशन हम अच्छी खासी प्रोग्रेस कर गए थे। उस टाइम पे भी इसी जमात ने आके उसको बुलडोज किया था पार्लियामेंट में आके उसके, और वहाँ पे एहतजाज करवाए थे। तो देखिए ये काम होने वाले हैं, इस सब के ऊपर हमें यूनिटी चाहिए होगी ऑफ द डिफरेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट। और ये मुश्किल फैसला लेने ऑफ द रिकॉर्ड जुबैर साहब से पूछ लीजिएगा कि जब PIA की फाइनलाइजेशन शामिल फाइनल हो गई थी तकरीबन, तो कौन से आपके वजीर खजाना या कौन से लोगों ने आके उनको कहा था कि इस पर बैक ऑफ कर जाओ? तो खाली इन लोगों ने जो किया सो किया, आपके लोगों ने भी किया। पीपल्स पार्टी की तो बात ही नहीं करते मुंह से, जिन्होंने सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी तो स्टेटेड पॉलिसी, हमने प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी। देखिए आई थिंक वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। हमें पावर सेक्टर की भी, स्टील मिल्स की, PIA की, ये जो हमारे मेजर हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं है, कारोबार दूसरों ने चलाना है, प्राइवेट सेक्टर को चलाना देना चाहिए। हमें रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, बाकी खुद ही लोग कर देखिए एनवायरनमेंट ऑफ होप क्रिएट हुई है। इसी के नतीजे में जो आपने स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्मेंस का वो हुई है, इसके नतीजे में अब इंपोर्ट्स खुल रही हैं। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ेगी, हम इस विंडो को इन्फ्लोज भी आएंगी और इस विंडो को इस्तेमाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया और ठंडे राखने दोनों। मैं इसे बात कर दूंगा कि नाज़रीन, छोटी छोटी अच्छी खबरें हैं, एक फील गुड फैक्टर बन रहा है, अल्लाह करे कि इसमें बेहतरी आए, बिकॉज हमें इससे परवाह नहीं है कौन सी गवर्नमेंट है, किसको तमगा मिलता है। अगर कोई भी पॉलिसीज़ अच्छी चलेंगी तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को और हमें, और दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स इन द एंड। लेकिन असल चीज़ है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, वरना बाकी सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।